ब्राह्मण देव, भोजन आराम कीजिए। नहीं, जब तक आपका राजा स्वयं आकर हम ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करता, तब तक हम इस भोजन का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि आपके राजा इतने व्यस्त हैं कि ब्राह्मण भोज में आकर ब्राह्मणों का सत्कार नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम भी उनका यह भोजन खाने के लिए लायक नहीं है। जिस राज्य में ब्राह्मण का मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, उस राज्य में हम नहीं रुकेंगे। जाओ यहां से। क्षमा कीजिए, पौरव नरेश आ गए। क्षमा करें ब्राह्मण देव, मैं अपने राजपाट के कुछ कामों में व्यस्त था। आप कृपया कर अपना आसन ग्रहण करें और हमारा भोज और सत्कार स्वीकार करें। साधु। ले चलो पौरव राष्ट्र के युवा राजा को। चंद्रगुप्त। राजगुरु, 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 ये सब राजगुरु जी, मलाई केतु कहाँ है? चंद्रगुप्त, वो पौरव नरेश मलाई केतु को उठा के ले गए। उनका उद्देश्य पौरव नरेश को अपहरण करने का था। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, आमत्य राक्षस ही हो सकता है। वो अधिक दूर नहीं गए होंगे। हमें शीघ्र उन्हें ढूंढना होगा, इससे पहले वो पौरव राष्ट्र की सीमा से बाहर निकल जाए। अंबी कुमार, मैंने कहा ना, ये मेरे स्नान का समय है। राजकुमारी दुर्धरा, मैं हूं तारिणी। तारिणी? तुम यहाँ क्यों आई हो? यदि सम्राट ने तुम्हें देख लिया तो? और तुम यहाँ कैसे आई? ये समय इन सब बातों का नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि मैं यहाँ चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य के गुप्तचर के रूप में आई। किंतु एक समस्या है यहाँ। अंबी कुमार, उसने तुम्हें मेरी और महारानी मूरा की ओर से लड़ते हुए देख लिया था, है ना? राजकुमारी दुर्धरा, आशा करता हूं कि तुमने अपना स्नान समाप्त कर लिया होगा। नहीं, मुझे कुछ क्षण और चाहिए। तुम इस कक्ष के पिछले द्वार से निकल जाओ। शीघ्र करो, मैं सुनिश्चित करती हूँ कि अंबी कुमार तुम्हारे मार्ग में ना आए। चलो। द्वार खोलो, अन्यथा मुझे सम्राट धनानंद को सूचित करना होगा। उत्तम, अति उत्तम। आनंद आ गया। स्तूल! चंद्र, तुम्हें मलिक है, तू मिला? नहीं स्तूल।
पौरव नरेश कहीं नहीं मिले। तुम लोगों को मिले? हमें भी पौरव नरेश कहीं नहीं मिले। तुम लोगों को मिले? हमें भी पौरव नरेश कहीं नहीं मिले। हमारे सारे खोजी दल बिना किसी सफलता के लौट आए। कहीं से भी मलय केतु के विषय में कोई समाचार प्राप्त नहीं हो रहा। पता नहीं उस धनानंद ने मलय केतु का अपहरण क्यों किया? मुझे विवश करने के लिए, ताकि मैं उसके आगे झुक जाऊं। तुम कहना क्या चाहते हो चंद्र? स्तूल, मुझे धनानंद की सारी योजना समझ आ गई है। जिस पहेली का हिस्सा मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था, मलय केतु के अपहरण के बाद सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। तुम्हें स्मरण है हमारे और अवंती नरेश के मध्य की वार्ता, जब उन्होंने हमें भोज के लिए उनके महल में आमंत्रित किया था? हाँ, स्मरण है। महाराज, इस भोज के लिए धन्यवाद, किंतु अवंती की महारानी और राजकुमार कहीं दिख नहीं रहे। वो महारानी मूरा उनसे भेंट के लिए इच्छुक है। वो बात यह है कि राजकुमार इस समय अवंती में नहीं है। वो सैन्य प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर गए हुए हैं और महारानी भी उनके साथ गई है। किंतु अवंती राजकुमार के सैनिक प्रशिक्षण के लिए जाना और मलय केतु के अपहरण में कोई संबंध कहाँ है? संबंध है स्तूल, बहुत गहरा संबंध है। मलय के राज्याभिषेक में सभी 14 जनपद प्रमुखों का ना आना और धनानंद के कुशासन के अंत में हमारा साथ न देना सब कुछ स्पष्ट करता है कि धनानंद ने उनके उत्तराधिकारियों को बंदी बनाकर रखा है। उनके राजकुमार अर्थात उनके प्राण इस समय धनानंद की मुट्ठी में है। स्तूल, क्षमा करें, किंतु एक आकस्मिक कारण के चलते मैं अखंड भारत के उत्सव और पौरव नरेश मलय केतु के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। इस अनुपस्थिति के लिए खेद है। रहने दो चंद्रगुप्त, इसमें भी वही लिखा होगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि अवंती नरेश ने हमसे झूठ कहा था? हाँ, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि वो विवश थे। और यही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवंती नरेश के पुत्र ही नहीं, बल्कि उस क्रूर धनानंद ने अन्य जनपद प्रमुखों के पुत्रों के भी अपहरण करवाए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे मलय केतु का अपहरण हुआ है। यही है धनानंद का ब्रह्मास्त्र, जिसके कारण सभी जनपद प्रमुख उसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका भविष्य, भारतवर्ष का भविष्य धनानंद के बंधन में है। भारत का भविष्य, आज का दिन कितना विशेष है। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। तुम्हारा ये शस्त्र निर्माण का शिविर तुम्हारे लिए मृत्यु का शिविर बन जाएगा राष्ट्रपाल। शीघ्र हाथ चलाओ। प्रणाम। देख रहे हैं आप अवंती नरेश, ये सभी 14 जनपद से बुलाए गए दक्ष लोहार मेरे भाई सम्राट धनानंद की विशाल सेना के लिए शस्त्र निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
क्योंकि चंद्रगुप्त और आचार्य ने आपके शस्त्र निर्माण करने की सामग्री और श्रेष्ठतम लोहारों को बंदी बना लिया। कोई मेरी बात बीच में काटे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं बोलता हूं तो सामने वाला सिर्फ सुनता है। तुम्हारा क्रोध एक खौलते ज्वालामुखी की भांति है राष्ट्रपाल। मुझे क्षमा करें, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। स्मरण रहे, इस शिविर में तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तुम और शेष जनपद के प्रमुख यहाँ के एक एक शस्त्र के निर्माण पर ध्यान दोगे और ये सब कुछ तुम्हारे निरीक्षण में होगा। अगर तुमने कोई भूल की तो उसका दंड किसी और को भुगतना पड़ेगा। नहीं, उसे कष्ट मत दीजिए, मैं कोई भूल नहीं होने दूंगा। कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे इन सभी जनपदों के प्रमुखों को धनानंद से भयमुक्त किया जा सके। आचार्य, आपके आदेश अनुसार कोयले की 50 बोरियां सज्ज हैं। उत्तम। अब एक कार्य करो, इस सारे कोयले का महीन चूर्ण बना दो। मैं जानता हूं इस प्रकार का आदेश तुम सबको अचंभे में डाल सकता है। तुम सब सोच रहे होगे कि हम कोयले के चूर्ण से उस शिविर को ध्वस्त कैसे करें, परंतु विश्वास करो, समय आने पर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा। अभी जैसा कहता हूं वैसा करो। जाओ और जाकर ये आभूषण और वस्त्र मगध के दरिद्रों में वितरित करवा दो। मुझे सम्राट की कृपा दृष्टि की आवश्यकता नहीं। यदि इनमें से किसी भी वस्तु को स्पर्श किया तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारे हाथ अलग कर दिए जाएंगे। अद्भुत, कितने साहसी और वीर हो तुम। एक दुर्बल दासी को भयभीत करके अदम्य शौर्य का परिचय दिया है तुमने। एक सशक्त और प्रबल राज्य को चलाने के लिए भय एक आवश्यक शस्त्र होता है तारा, किंतु तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कभी भय आ ही नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए केवल एक ही भाव है, घृणा का भाव। अभी के लिए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी ये घृणा शीघ्र ही सच्ची भावनाओं में बदल जाएगी तारा। क्यों आए हो यहाँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी सारी योजनाएं सफल हो रही हैं और पुराने दिनों की भांति मैं तुमसे अपनी छोटी से छोटी बात बांटने आया। इसीलिए तो ये उपहार भेजे हैं। और हाँ, क्या कहती रहती हो तुम कि तुम मुझसे केवल घृणा करती हो, तो मैं तुम्हें ये दिखाने आया हूं कि जिससे मैं घृणा करता हूं उसकी क्या दशा होती है। आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ तारा, क्योंकि यदि तुम इस कक्ष से बाहर नहीं निकली तो मेरा क्रोध तुम्हारी दासियों पर बरसेगा। सैनिकों, सुनिश्चित करो मगध की मंडी में सभी विशेष लोग उपस्थित हो, क्योंकि ये दृश्य इतना अद्भुत और सुंदर होने वाला है कि उसमें सभी का सम्मिलित होना आवश्यक है, और विशेषकर मेरी प्यारी बहन दुर्धरा का। अब ये धनानंद क्या करने वाला है? मलय केतु का अपहरण कर धनानंद ने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं केवल मलय केतु को ही नहीं, बल्कि प्रमुख जनपद के सभी पुत्रों को बचाऊंगा और उन्हें याद आऊंगा और उनके पिता से मिलवाऊंगा। मलय केतु सहित इन सभी राजकुमारों को बंधन मुक्त करवाना हमारी बहुत बड़ी विजय होगी चंद्रगुप्त।
एक बार हमने उन सभी जनपद प्रमुखों को उनके पुत्रों से मिलवा दिया तो वो धनानंद के भय से मुक्त हो जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो धनानंद से भय मुक्त होकर इस क्रांति में हमारे साथ सम्मिलित अवश्य होंगे। परंतु एक बात स्मरण रहे, कोई सीधा आक्रमण नहीं। पहले मुझे धनानंद के सहायक तंत्र को दुर्बल करना है और फिर खिचड़ी की भांति किनारे से आरंभ कर मध्य तक पहुंचना है। निश्चिंत रहिए आचार्य, मैं ये नहीं भूलूंगा। धनानंद के महल में तुम्हारे 2 सहायक होंगे, दुर्धरा और तारिणी। ये वो 2 सहायक है जिन पर धनानंद को कभी संदेह नहीं होगा। ये दोनों लक्ष्य प्राप्ति में तुम्हारी सहायता करेंगे। और जिस समय तुम मलय केतु सहित सभी राजकुमारों को मुक्त करवा रहे होगे, मैं धनानंद के भाई राष्ट्रपाल के शस्त्र निर्माण शिविर को ध्वस्त कर दूंगा। धनानंद को एक साथ 2 बड़े आघात पहुंचाएंगे हम। आशा है तुम सज्ज हो। मलय केतु, देवियों और सज्जनों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं पौरव राष्ट्र का सम्राट मलय केतु। केतु केतु ये सम्राट ना केवल मेरा शत्रु है अपितु मेरे सबसे बड़े शत्रु का परम मित्र भी है। इसने मेरे परम शत्रु चंद्रगुप्त के साथ मिलकर कई बार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, किंतु इस बार ये 2 परम मित्र एक दूसरे के अंत का कारण बनेंगे। नगाड़े वाले इधर आओ। देख क्या रहे हो, बजाओ। सुनो सुनो सुनो, इस मलय केतु के परम मित्र चंद्रगुप्त तिलचट्टे सुनो। यदि एक दिन के भीतर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारा ये परम मित्र मेरे सबसे शक्तिशाली शस्त्र का शिकार हो जाएगा। महामात्य, चंद्रगुप्त, शीघ्र तुम्हारे इस मित्र के शरीर में इतने तीर भेज दिए जाएंगे कि इसके शरीर में रक्त की एक बूंद तक नहीं बचेगी। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अपने शत्रु से सीधे लड़ नहीं सकते, इसीलिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। आज ये कर कर तुम निम्न स्तर पर और गिर चुके हो धनानंद। यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली और महान सम्राट समझते हो तो इस बच्चे को छोड़ दो और चंद्रगुप्त के साथ एक योद्धा की भांति लड़ो। बोलो, है तुम में इतना सामर्थ्य? तुम कहती हो कि तुम मुझसे अथाह घृणा करती हो, किंतु तुम्हें अनुमान नहीं कि मैं उस चंद्रगुप्त से कितनी घृणा करता हूं। मेरा उद्देश्य है उसे कुचल कर रख देना, और जब ये तूफान शांत होगा तब तुम जानोगी कि मैंने जो किया वो क्यों किया, और तब तुम्हारे भीतर की सच्ची भावनाएं उजागर होंगी और तुम मेरे पास लौट आओगी। महामात्य, ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि मलय का मृत्यु की ओर बढ़े एक एक पहर का अनुमान उस तिलचट्टे को होता रहे।
मैं चाहता हूं कि हमारा संकेत उस चंद्रगुप्त को अच्छे से पहुंचे। जो आज्ञा मां महिम, ऐसा करने में मुझे अत्यंत हर्ष होगा। यदि एक दिन के भीतर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारा ये परम मित्र मेरे सबसे शक्तिशाली शस्त्र का शिकार हो जाएगा। धनानंद ने सभी 14 जनपदों के राजकुमारों को इस राजमहल में बंदी बनाकर रखा है। मलय केतु को भी अवश्य ही उसी बंदी गृह में डाला जाएगा जहां अन्य राजकुमारों को रखा गया है। किसका संदेश है? किसका संदेश है? तो मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि आप जिनके सेवक हैं, मैं उन्हीं सम्राट धनानंद की विशेष अतिथि हूँ। कोई भी सम्राट के लिए कितना भी विशेष क्यों ना हो, परंतु जब प्रश्न सम्राट की सुरक्षा का आता है तो यह अमात्य राक्षस किसी को नहीं छोड़ता। संदेश दो। क्या हो रहा है यहाँ? क्षमा चाहूंगा मां महिम, मुझे ज्ञात है कि आप इसकी अनुमति नहीं देंगे, परंतु इन पर संदेह करने का मेरे पास प्रबल कारण है मां महिम। मुझे पूर्ण विश्वास है मां महिम, ये किसी न किसी से गुप्त रूप से संदेशों का आदान प्रदान कर रही है और आपके आदेशानुसार इस महल में आपके अतिरिक्त ये कोई और नहीं कर सकता। इसलिए आपकी सुरक्षा हेतु मैं ये किसी और को करने नहीं दूंगा मां महिम। मेरे इस विशिष्ट अतिथि को जांच करने की अनुमति मैं आपको देता हूं महामात्य। क्या? वैसे भी मेरे प्रति अपनी घृणा ये समय समय पर प्रकट कर चुकी हैं और फिर इतने वर्षों पश्चात अचानक मेरे समक्ष आना संदेह तो उत्पन्न करता ही है महामात्य। पढ़कर सुनाइए महामात्य। तारा, मेरी प्यारी पुत्री, मुझे विश्वास है कि तुमने अभी तक मगध से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लिया होगा। मैं नहीं चाहती कि उस निसंकोच पढ़िए महामात्य। जी मां, मैं नहीं चाहती कि उस दुष्ट धनानंद की काली छाया भी तुम पर पड़े, क्योंकि उसके कारण तुमने कई संकट उठाए।
अब जब आपने अमात्य के संदेह पर अपने विश्वास की मोहर लगा ही दी, तो अब मेरी गरिमा और सम्मान पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूं कि सम्राट मेरी मां का संदेश स्वयं मुझ तक लेकर आए। अपनी सीमाओं में रहो, ये मत। इतने महान और शक्तिशाली सम्राट होने के बाद भी कितने असुरक्षित हैं आप। विश्वास नाम का शब्द आपके शब्दकोश में है ही नहीं। मां महिम, आपने इसे जाने क्यों? आप मौन रहिए। जी। मुझे तुरंत दुर्धरा को बच्चों के अपहरण और चंद्रगुप्त के आने की सूचना देनी होगी। स्थूल, जैसे इन सैनिकों के स्थान पर दूसरे सैनिक आएंगे, हम मलय केतु और अन्य बच्चों को बचाने की हमारी योजना आरंभ करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तारिणी को अब तक मेरा संदेश मिल गया होगा। चिंता मत करो चंद्र, हमारे पास बहुत सारा समय। किंतु हाँ, एक विषय का विशिष्ट ध्यान रखना। क्या? इतने दिनों बाद तुम दूरधरा से मिलने वाले हो, कहीं उसकी आंखों में खोकर अपने लक्ष्य से भटक मत जाना। व्यर्थ की बातें मत करो स्थूल, मैंने तो इस विषय में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छा चंद्र, तुम खुद को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अपने सबसे प्रिय मित्र को नहीं। जिस प्रकार तुम अश्व पे सवार हुए थे, तभी स्पष्ट हो गया था कि इस लक्ष्य के अलावा भी कोई और चीज है जो तुम्हें यहाँ खींची ले आ रही है। देखो तू, चंद्रगुप्त, तुम जहां कहीं भी छुपे बैठे हो, इसे अपने लिए तुम सम्राट की अंतिम चेतावनी समझना। ये तुम्हारे दी गई अवधि का अंतिम पहर है। यदि अगले 2 पहर में मगध के सम्राट के सामने तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो तुम्हारे मित्र मलय केतु को राज्य के चौराहे पर स्वयं सम्राट धनानंद के हाथों मृत्यु दंड दिया जाएगा। चंद्र, अब हम क्या करेंगे? हमारी योजना तो इसी बात पे निर्भर करती थी कि ये सैनिक यहाँ से चले जाएंगे। इन्हें जाने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय नहीं है। अब हम महल में प्रवेश कैसे करेंगे? सारे गुप्त द्वार भी बंद हो चुके हैं चंद्र। मगध के महल में प्रवेश करने का एक और मार्ग है। हमें शीघ्र ही वहां चलना होगा। चलो मेरे साथ। अब लग रही है ये सुंदर। गालों में और रंग भरो, और ये काली आंखें सागर के समान, न जाने कितने भेद छिपे हैं इनमें। और ये बाल यहां तक आते हैं।
करो। मां महिम, सैनिकों, मुझे आज इनका मुख नहीं देखना। ले जाओ इन्हें यहां से। विनती है मां महिम, एक महत्वपूर्ण सूचना है पौरव राष्ट्र को लेकर। हमारी सेना पौरव राष्ट्र की सीमा को लांघ नहीं पाई मां महिम, क्योंकि पौरव राष्ट्र और तक्षशिला की सेना का नेतृत्व वो पूरा कर रही है और चंद्रगुप्त पौरव राष्ट्र में कहीं नहीं, और यहां भी मगध में कहीं दिखाई नहीं दिया। कहां हो सकता है वो तिलचट्टा? और मेरे ज्येष्ठ राष्ट्रपाल कहां है? वो शस्त्र निर्माण शिविर में है मां महिम, 14 जनपदों के प्रमुखों के साथ। आप यहां रहिए और सावधानी से रहिए महामात्य। मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। चंद्र, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि यही उचित होगा? स्थूल, मैं इन सैनिकों के ध्यान भटकाने का कोई और उपाय सोच रहा हूं। चंद्र, मुझे चिंता इस बात की नहीं कि तुम सुरंग के अंदर प्रवेश कर रहे हो। मुझे चिंता इस बात की है कि तुम उसके माध्यम से कहां जा रहे हो। यह सुरंग सीधे धनानंद के कक्ष में खुलती है। जानता हूं स्थूल, किंतु यहां प्रश्न 1-2 जनपदों का नहीं है। ये अखंड भारत का भविष्य है और ये बच्चे भारत के स्वर्णिम भविष्य है। किंतु चंद्र, तुम भी तो इसी भारत का भविष्य हो। स्थूल, मैं भीतर जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास मलय केतु और उन बच्चों को बचाने का केवल अंतिम पहर है। ये लो, तुम ठीक 1 पहर बाद बग्गी के साथ मुझे मेरे बताए हुए स्थान पर मिलना, ठीक है? शांत हो जाओ, अभी अभी मैंने कुछ ध्वनि सुनी है। चलो आओ। यदि अगले 2 पहर में मगध के सम्राट के सामने तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारे मित्र मलय केतु को राज्य के चौराहे पर स्वयं सम्राट धनानंद के हाथों मृत्यु दंड दिया जाएगा। चंद्रगुप्त सभी राजकुमारों को बचाने के लिए निकल चुका है। अब समय आ गया है जब हम भी अपनी योजना पर कार्य आरंभ कर दें। स्मरण रहे वीरों, राष्ट्रपाल के इस शस्त्र निर्माण शिविर को ध्वस्त करने का हमारा यह अभियान केवल तभी सफल होगा जब आप इस कोयले की कालिख में पूर्ण रूप से लिपटे होंगे। जी आचार्य। किंतु आचार्य, योजना क्या है? योजना ऊपर देखिए।
आज अमावस्या की रात्रि और राष्ट्रपाल का ये शस्त्र निर्माण शिविर वन की सीमा पर है, जहां आप इस कोयले की कालिख में लिपटे केवल एक काली परछाई की भांति दिखाई देंगे। वो काली परछाइयां जो शीघ्र ही इस शिविर को ध्वस्त कर देंगी। तुम परछाई की भांति मेरे सर मंडराते रहोगे क्या? मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए मुझे चैन से प्रार्थना भी नहीं करने दोगे? अब तुम्हारा अंगरक्षक होने का दायित्व तो निभाना पड़ेगा ना मुझे। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे पिताश्री की पूजा में कोई बाधा नहीं डालूंगा। मोरपंख, तारिणी के पास चंद्रगुप्त का कोई संदेश आया है। मुझे इस मूर्ख से शीघ्र ही पीछा छुड़ाना होगा, किंतु कैसे? अपनी आंखें बंद करके अपने पिता का ध्यान कीजिए और जब तक 11 बार मंत्रोच्चारण संपन्न नहीं होते तब तक अपनी आंखें मत खोलिएगा। अंबिकुमार, अपने हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो। क्यों? तुम मुझे कोई उपहार देना चाहती हो? व्यर्थ की बातें बंद करो। मैंने कहा ना, अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे साथ मेरे पिता को आदर देने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। अरे तुम्हारे पिताश्री है, तुम दो ने सम्मान, मैं क्यों दूं? ये केवल मेरे पिताश्री नहीं, सम्राट के भी पिताश्री हैं। वही सम्राट जिन्हें तुम प्रभु बुलाते हो। कदाचित उन्हें तुम्हारा ये अनादर अच्छा नहीं लगेगा। ओम भूर्भुवस्वः। क्या मले और अन्य बच्चों को बचाने चंद्र यहाँ आ रहा है? हाँ, किंतु हमें ये पता नहीं है कि धनाना ने उन सभी बच्चों को कहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है दुर्धरा। हमें चंद्रगुप्त की सहायता करनी होगी। कदाचित मैं जानती हूँ कि सम्राट ने बच्चों को कहाँ बंदी बना के रखा है। उत्तम, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि चंद्रगुप्त महल में कहाँ से प्रवेश लेगा। चंद्र महल में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश ले सकता है। कौन सा मार्ग? सुरंग से, जो सम्राट के कक्ष में खुलती है। कौन है भीतर? हे भगवान, सम्राट को भी अभी अपनी कक्ष में जाना था। चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट चंद्र को ना पकड़ ले। दुर्धरा, चंद्रगुप्त बहुत चतुर है, वो इतनी सरलता से नहीं पकड़ा जा सकता। किंतु तुम सम्राट को नहीं जानती तारिणी। नहीं, मैं जानती हूँ। बाहर निकलो।
मुझे भीतर जाने दो, मैं कुछ ना कुछ अवश्य कर लूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रुकोगी। इतने सारे शत्रु हैं मेरे, ध्यान तो देना ही होगा। अब मुझसे यहाँ एक क्षण भी नहीं रुका जा रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारा अंगरक्षक कहाँ है? वो मेरी दी हुई एक परीक्षा में विफल हो गया। मेरे पास तुम्हारी व्यर्थ की बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं। आपका रथ सज्ज है महामहिम। महामात्य, आप जानते हैं यदि इसी पहर वो तिलचट्टा नहीं आया तो आपको क्या करना है? जी महामहिम। चलो भीतर चलते हैं। मेरे विचार से तुम्हें कुछ क्षण उसके साथ अकेले बिताने चाहिए। क्यों काटी थी तुमने रस्सी? क्यों किया था ऐसा? तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर बना रहे, इसके लिए मेरे पास केवल यही एक मार्ग था। जिस दिन तुम अपना लक्ष्य पूरा कर लोगे और मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभा लोगे, उस दिन हम एक हो जाएंगे। तब तक मैं यहाँ रहकर तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे लिए यही पर्याप्त है चंद्र। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आओ, मैं सबको वहां ले चलती हूँ जहां मलय और अन्य बच्चों को बंदी बना के रखा हुआ है। चलो। सैनिकों, महल के सारे द्वार बंद कर दो। जब तक सम्राट वापस नहीं आ जाते तब तक ना कोई महल से बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। प्रत्येक कक्ष के बाहर रक्षक तैनात कर दो। संपूर्ण महल में सुरक्षा चक्र फैला दो। जाओ। इससे पूर्व के महल के सभी द्वार बंद कर दिए जाए। हमें बंदीगृह तक पहुंचना होगा। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे और मेरे बीच की समानता क्या है? हाँ, यही कि हम दोनों ही सम्राट के अति प्रिय हैं।
पूरे बाग को उजाड़ कर रख दिया है तुम लोगों ने। वहां का एक एक पुष्प मुरझा रहा है। मेरी अनुपस्थिति में तुम लोगों ने देखभाल नहीं की उसकी। तो फिर तुम सबकी यहाँ क्या आवश्यकता? अभी के अभी सब मेरे साथ चल के मेरे प्रिय पुष्प लगाएंगे, समझे? चलो सब चलकर मेरी सहायता करो, चलो यहाँ से। राजकुमारी जी, हम सभी आपकी सेवा में सज्ज हैं राजकुमारी जी, किंतु इस समय महामात्य के आदेशानुसार हमें महल के विभिन्न कक्षों की सुरक्षा करनी है। अच्छा ठीक है, फिर ये आपका निर्णय होगा कि आपको किसके आदेशों का पालन करना है, सम्राट की प्रिय बहन के या फिर अमात्य के, जिसके साथ सम्राट का मोह आज है, कल होगा या नहीं। जी राजकुमारी, हम आपकी आज्ञा का ही पालन करेंगे। चलो सम्राट ने तुम्हें मेरे शाही स्नान के प्रबंध का आदेश दिया था ना, तो क्या उस विशेष स्नान का प्रबंध हो चुका है? किंतु आप ही ने तो कहा था कि आपको सम्राट के किसी भी उपलब्धि और उपहार में कोई रुचि नहीं। हाँ, किंतु अब मैंने अपने विचार बदल दिए। अब मुझे वो स्नान इसी समय करना है। क्या? हाँ, जाओ और जाकर प्रबंध करो, अन्यथा मैं सम्राट से कह दूंगी कि उनके आदेश का इस महल में कोई महत्व नहीं। नहीं नहीं देवी, आप चलिए, हम सब आपके शाही स्नान की व्यवस्था अभी करवाते हैं। चलो। ये वही स्थान है जहाँ से मैंने सैनिकों को कई बार भोजन के खाली पात्र ले जाते हुए देखा है। इन सैनिकों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है तारिणी कि ये सैनिक स्थायी नहीं है। ये सभी अपने निर्धारित अंतराल पर स्थान की सुरक्षा करते हैं। सही कहा तुमने, वो लोग जा रहे हैं। यही वो घड़ी है। यदि अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। जाओ वीरों, चारों ओर फैल जाओ। जी आचार्य। ये कंपन कैसा? धनानंद,